Hello student, how are you? Hello, ma'am. We are fine, Hello, ma'am. What ma'am. about We are Hello, fine, ma'am. ma'am. And what about you? I'm also fine. So in this class we were going to discuss about MLA. तो बेटा हमने लास्ट क्लास में एक स्टोरी पढ़ी थी। उस स्टोरी में जो मेन प्रॉब्लम थी वो वहाँ के एमएलए को लेके थी, यानी कि उन्होंने जो अपनी पब्लिक से जो भी प्रॉमिस किए थे उसे पूरा नहीं किया, और यही कारण था कि उनके पूरे घर को घेर लिया गया था। तो आज हमें ये पढ़ना है कि जो एमएलए है उसका इलेक्शन कैसे होता है, एंड जो बड़ी पार्टी बनती है, यानी कि अगर किसी स्टेट का कोई सीएम बनता है, वहां का मुख्यमंत्री बनता है, तो उसे कैसे चुना जाता है। ओके, Yes, ma'am. Ma'am. यस बेटा, हैव यू एनी क्वेश्चन रिलेटेड लास्ट क्लास? No, ma'am. कोई भी डाउट नहीं है ना आपको लास्ट क्लास से लेके? तो चलिए फिर हम आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, हु इज एन एमएलए, यानी कि एमएलए कौन होता है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एमएलए से लेकर के, यानी कि एमएलए कौन होता है। हम अपने पर्टिकुलर एरिया से वोट डालने के बाद किसी एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, और वही हमारे एरिया का एमएलए होता है। और उसकी हम मतलब उसका पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट के साथ कैसे होता है ये हमें आज पढ़ना है। वो किस तरीके से लिंक होता है गवर्नमेंट के साथ। जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो एमएलए है उसने अपने लोगों के, अपनी पब्लिक के प्रॉमिस को कंप्लीट नहीं किया, पूरा नहीं किया, तो इसके लिए क्या पूरी तरह वही रिस्पॉन्सिबल है या फिर कोई और भी है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब हम ये पूरा ही आज डिस्कस कर लेंगे ना, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि केवल उसकी कमी थी या किसी और का भी फॉल्ट था इसके पीछे। ओके, चलिए तो Yes, ma'am. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन द अबाउ सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पातलपुरम। तो बेटा आपने पिछली वाली स्टोरी में, पिछली वाली क्लास में पातलपुरम की बहुत सारी घटनाएं पढ़ी थी। यू मे बी फेमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एटसेट्रा। तो आप सभी ने ना इस चैप्टर को पढ़ने के पहले आप सभी ने कलेक्टर के बारे में भी सुना होगा, मेडिकल ऑफिसर के बारे में भी सुना होगा, बट यू हैव हियर्ड ऑन एमएलए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन क्या आप सभी ने एमएलए के बारे में सुना है इसके पहले, या फिर आप में से कोई है जो एमएलए के बारे में पहले से जानता है? यस बेटा, आप में से कोई जानता है एमएलए के बारे में, एमएलए कौन होता है? यस, अभिषेक आप जानते हो बेटा? Yes, ma'am. यस, कौन होता है एमएलए? MLA is the elected representative by the peoples who put the problem of the peoples in the legislative assembly. वेरी गुड। तो ये एमएलए कौन है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि हमारे विधानसभा का एक मेंबर, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली का एक मेंबर होता है जो हम लोगों द्वारा चुना जाता है। और वही जो एमएलए है वो क्या करता है फिर जाके, वो गवर्नमेंट में अपना पार्टिसिपेशन करता है, यानी कि जो गवर्नमेंट में जो क्या होता है वहां पर, जो पार्लियामेंट हाउस है वहां पर जितनी भी असेंबली होती है वहां पर हमारा जो चुना हुआ जो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि जो एमएलए है, वो भी जाता है। और वो अपने एरिया की सारी डिटेल, कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हुई है, कौन सी नहीं हो पाई है, ये सारी चीजें वहां पर पेश करता है सरकार के सामने। तो अभी हम फिलहाल एमएलए के बारे में और ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे जब हम ये पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे। डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया? बेटा क्या आप में से कोई अपने एरिया के एमएलए के बारे में जानता है? आपके एरिया में एमएलए कौन है, नाम जानते हैं आप उसका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जस मुस्कान आप बताइए बेटा, आपके एरिया का एमएलए कौन है? वो इज द एमएलए ऑफ योर एरिया। Ma'am, Sri Ram Govind Chaudhary. ओके, यस उत्कर्ष आप जानते हैं आपके एरिया का एमएलए कौन है?
चलिए तो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू। अब आपको अगर अपने एमएलए के बारे में पता है तभी आप जान पाएंगे कि वो कौन सी पार्टी का है, यानी कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से है या फिर बीजेपी से है या फिर किसी और पार्टी से है। चलिए मुस्कान आप बताइए बेटा, जो आपके आपके यहाँ का जो आपके एरिया का एमएलए है वो कौन सी पार्टी को बिलोंग करता है। मैम समाजवादी पार्टी। ओके, समाजवादी पार्टी। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो बेटा ये जो भी होते हैं इनका चुनाव जनता के द्वारा ही होता है, यानी कि जो पब्लिक प्रोसीजर के थ्रू ही इनको चुना जाता है। वो कैसे होता है, आप सभी को इलेक्शन प्रोसेस तो पता ही है, आप सभी को जानते हैं ना आप सभी। लेकिन अभी आप में से कोई भी वोट नहीं डाल सकता। यस काव्यांशु आप बताइए बेटा, अभी आप वोट क्यों नहीं डाल सकते, क्या कमी है अभी आपके अंदर कि आप वोट क्यों नहीं दे सकते हो। यस काव्यांशु। मैम क्योंकि हम लोग 18 ईयर के भी नहीं हैं। क्योंकि अभी आप 18 के नहीं हुए हो। वेरी गुड। तो अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में यूनिवर्सल एडल्ट फैक्टनेस पढ़ा था, और अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडल्ट फैक्टनेस कोई भी मेंबर अगर 18 की ईयर क्रॉस कर चुका है तभी वो वोट डाल सकता है। अगर वो 18 का नहीं है, उससे नीचे है, तो वो वोट नहीं डाल सकता। उसका जो पार्टिसिपेशन है वो वोटिंग प्रोसेस में नहीं हो सकता। तो इसके लिए 18 ईयर का होना कंपल्सरी है। अब यानी कि जब आप लोग 18 के हो जाएंगे तो आप लोग भी वोट डाल सकते हैं। देन दे बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट। तो सबसे पहले क्या होता है, जो पब्लिक होते हैं वो अपने मेंबर को चुनते हैं, यानी कि वोट डाला जाता है। और एक एरिया से लगभग 4 या 5 मेंबर्स खड़े होते हैं इसी पोस्ट के लिए, यानी कि एमएलए के पोस्ट के लिए अलग अलग पार्टी से बहुत सारे मेंबर खड़े होते हैं। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा पर्सन खड़ा होता है जो किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, यानी कि न्यूली पर्सन, और कभी कभार वो भी एमएलए के रूप में चुन लिया जाता है। तो अब क्या होता है, जब पब्लिक उसे इलेक्ट कर लेती है, जब पब्लिक उसे चुन लेती है, तब ये क्या करता है, जितनी भी सभाएं होती हैं गवर्नमेंट एथोराइज, मैंने अभी आपको बताया था पार्लियामेंट हाउस में जितनी भी मीटिंग होती है वहां पर ये भी जाते हैं। इन दिस वे वी से दैट द एमएलएस रिप्रेजेंट पीपल। और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो एमएलए है वो क्या, वी से दैट द एमएलएस रिप्रेजेंट पीपल, कि वो लोगों की भागीदारी को दिखाता है। यानी कि हम लोग भले ही नहीं गए सरकार के पास अपनी बातें बताने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को गिनवाने के लिए, लेकिन जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को जानता है, वो हमारे एरिया में रहता है, और वही है जो गवर्नमेंट के सामने हमारी सारी प्रॉब्लम्स को रख सकता है और उन्हें सॉल्व आउट भी करा सकता है। The example below we will help us to understand this better. अब एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एक पर्टिकुलर एक एरिया का एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद इस टॉपिक को हम अच्छी तरह समझ जाएंगे। चलिए तो बेटा इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले फिलहाल आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन और डिस्कस करना है, देखते हैं आपको नॉलेज है या नहीं है। चलिए बेटा आप लोग ये बताएंगे, जैसे आपका एक स्टेट है, आपका उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश को मैक्सिमम कितने इलेक्शन सेंटर में बांटा जाता होगा। दैट मीन्स कि पूरे यूपी को कैलकुलेट करने के बाद टोटल कितने एमएलए खड़े होते होंगे एंड कितने एमएलए का चुनाव होता होगा यहाँ पर, आप लोग गैस कर सकते हैं। हम 75। 75। चलिए तो बेटा ये आपको पता है, किसी भी एक छोटे से स्टेट की अगर हम बात करें तो वहां पर भी 35 से ऊपर ही मेंबर्स होते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पर एग्जांपल दिया है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का एग्जांपल दिया है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के बारे में ये बताया गया है कि यहाँ पर कितने इलेक्शन सेंटर थे, यहाँ से कितने एमएलए खड़े हुए, कितने एमएलए का चुनाव हुआ, और वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे। तो बेटा जब आप ये पढ़ लेंगे ना, आपको एमएलए से लेकर के चीफ मिनिस्टर तक के इलेक्शन प्रोसेस के बारे में पता लग जाएगा, यानी कि हमारे चीफ मिनिस्टर का चुनाव किस तरह होता है वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके,
तो एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ लेजिस्लेटिव ma'am. असेंबली। हमारे इंडिया का हर स्टेट, चाहे जितने भी स्टेट हैं, उन सभी में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यानी कि हर एक एरिया जो है उसे निर्वाचन क्षेत्रों में या चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कंस्टिट्यूशंसीज। जितने भी एरिया हैं उनको अलग अलग कंस्टिट्यूशंसीज में डिवाइड किया जाता है, यानी कि मैंने अभी आपको बताया अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो। अब आपको एग्जाम्पल के लिए नीचे वाला मैप देखना है। It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constitution। तो अब इसमें क्या दिखाया है कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो टोटल 68 कॉन्स्टिट्यूशंसीज में डिवाइड है, यानी कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है उसे टोटल 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि टोटल एमएलए कितने चुने जाएंगे यहाँ से? 68। From each constituencies, the people elect one representative who then become a member of legislative assembly। अब आगे क्या होता है, जो यहाँ के पीपल हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो अपना अपना मतलब टोटल 68 सेंटर में से हर सेंटर की जो पीपल है वो अपने एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेगी, यानी कि पूरे हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 एमएलए इलेक्ट किए जाएंगे। अब आपको बेटा एक बात और पता है, चीफ मिनिस्टर का चुनाव कैसे होता है, स्टेट मिनिस्टर का? ये देखिए, जैसे अभी आपको बताया है यहाँ पर टोटल 68 सेंटर हैं, तो जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं, यानी कि जो पार्टी बहुमत में आती है, जिससे ज्यादा वोट मिल जाते हैं, जिसके पास मेजोरिटी होती है, उसी पार्टी का सीएम बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है। चलिए अब आप लोग बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में, यानी कि जो आपको हिमाचल प्रदेश का एग्जांपल दिया है, अगर यहाँ पर किसी पार्टी का सीएम बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, तो उसको टोटल 68 में से कितने वोट मिलने चाहिए? यस प्राची, आप बताइए बेटा। अब दूसरा पेज देखते हैं, दूसरा पेज 65 दूसरा पेज देखते हैं। नो बेटा, 68 तो टोटल है, उसके पास मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी कि बहुमत होना चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि उस पार्टी की गवर्नमेंट बने हिमाचल प्रदेश में, अगर हमने मान लो बीजेपी का ही एग्जांपल ले लिया, तो बीजेपी को टोटल कितने वोट लेने होंगे इस एरिया में? यस अभिषेक, नाउ यू टेल। more than half of the constituencies। यस मोर देन हाफ, तो 68 का हाफ हो जाता है 34, यानी कि मेजोरिटी के लिए बीजेपी को कितने वोट की आवश्यकता है, कितने वोट्स की रिक्वायरमेंट है? यस मुस्कान, आप बताइए बेटा। आप लोग जितना नंबर्स लिखा हुआ है, मैम मोर देन 34। मोर देन 34, यानी कि अप्रोक्स 35, 36, 37 कुछ भी होना चाहिए। अब एक बात और है, अगर सपोज दैट कि उसे 38 वोट मिल भी गए और कोई दूसरी पार्टी है जो इससे 2 या 3 नंबर पीछे रह गई, यानी कि अभी हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर बीजेपी का एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यानी कि यहाँ पर बीजेपी को मिल जाते हैं 36 वोट एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलते हैं 32 वोट। तो अभी भी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो किसी और पार्टी के साथ मिल करके, यानी कि जैसे अगर आईएनसी है, सॉरी समाजवादी पार्टी है हमारी बीएसपी, अगर उसे 8 वोट मिल जाते हैं, वो अपने 8 वोट इंडियन नेशनल कांग्रेस को दे दे, तो यानी कि 32 + 80 हो जाते हैं 40, यानी कि अभी भी पॉसिबिलिटीज है कि जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की ना बने, है ना? यस मैम। तो अब जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें मतलब हो सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीएसपी दोनों मिलकर के अपनी सरकार चलाएं। अगर कोई सरकार अपने वोट नहीं देना चाहती तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो वोट देने के लिए तैयार है तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो पार्टी मेजोरिटी में थी अभी भी उसकी गवर्नमेंट नहीं बन सकती। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इस पार्टी के पास इतनी ज्यादा मेजोरिटी हो कि ये पॉसिबल ही ना रहे कि दूसरी पार्टी किसी और के साथ मिलकर के सरकार बना पाए। चलिए तो अभी फिलहाल हम यहाँ देखते हैं कि इसमें इस एरिया में यानी कि हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, कौन सा चीफ मिनिस्टर बना, कौन सी पार्टी जीती, कौन सी पार्टी मेजोरिटी में थी। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पे
The people elect one representative who then become a member of the legislative assembly. तो बेटा अभी मैंने आपको बताया ही था कि टोटल 68 इलेक्शन सेंटर होते हैं, टोटल 68 कॉन्स्टिट्यूशंसीज हैं, और हर एक कॉन्स्टिट्यूशंसी से क्या होता है, एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है जिसे वहां की पीपल चुनती है, वहां की जनता चुनती है. You would have noticed that people stand for election in the name different parties. और आप सभी ने नोटिस भी किया होगा कि जब भी बहुत सारे मेंबर्स खड़े होते हैं एमएलए की पोस्ट के लिए, तो केवल एक पार्टी ही नहीं खड़ी होती, अलग अलग पार्टीज के मेंबर खड़े होते हैं. और ये जो पार्टियां होती हैं, दे बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. ये सारे ही एमएलए जो हैं ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से खड़े होते हैं, यानी कि कोई कांग्रेस की तरफ से खड़ा है, कोई बीजेपी की तरफ से, कोई बीएसपी की तरफ से. तो ये अलग अलग पार्टीज की तरफ से एमएलए खड़े होते हैं. और होता क्या है, जिसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं उसके पास मेजोरिटी हो जाती है और वही चुन लिया जाता है. तो अभी फिलहाल ये तो एक एरिया की बात हो रही है. अब देखिए आगे आपसे सेम वही पूछ लिया जो मैंने अभी आपको बताया था. हाउ डू पीपल हु आर एमएलए बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर. तो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे एमएलए किसमें क्या बन जाता है, मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन जाता है. तो किसी एक एरिया का जो एमएलए चुना गया है, अगर उसकी पार्टी उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है, जैसे कि अगर हमारी बीजेपी को टोटल 48 वोट मिल जाते हैं, 68 में से 48 मिल गए, तो यहाँ पर बहुत सारे एरिया में यानी कि टोटल 68 सेंटर में से 48 सेंटर तो उसी के पास हैं, यानी कि अब वो जिसे चाहे चीफ मिनिस्टर बना सकती है. तो अब जिस भी एरिया के एमएलए को, ये जितने भी 48 सेंटर चुने गए, यहाँ पर जितने भी एमएलए बने हैं उनमें से जो सबसे अच्छा लगेगा उन्हें, मतलब जो लीडर सबसे अच्छा लगता है वो उसी को क्या बना देते हैं, चीफ मिनिस्टर. यानी कि चीफ मिनिस्टर चुनना हमारे हाथ में नहीं है, वो पीपल के हाथ में, लोगों के हाथ में नहीं है. जब हम लोगों ने एमएलए सिलेक्ट कर लिया तो अगर वो पार्टी मेजोरिटी में है तो वो अपने आप अपना चीफ मिनिस्टर या अपना मिनिस्टर चुनेगी. ओके, ये हम नहीं चुन सकते हैं. तो ए पॉलिटिकल पार्टी whose MLA have won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in a majority. तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए के पास टोटल कंस्टिट्यूशंसीज में हाफ से ज्यादा नंबर होते हैं, यानी कि मोर देन हाफ, अभी मैंने आपको बताया ही था, यानी कि 34 से ज्यादा होंगे जिसके पास, तो वो पार्टी मेजोरिटी में होगी. The political party that has the majority is called the ruling party. और जो पार्टी मेजोरिटी में है वही हमारी रूलिंग पार्टी हो जाएगी, यानी कि शासन करने वाली पार्टी वही है जिसके पास मेजोरिटी है. एंड ऑल द मेंबर्स कॉल्ड द ऑपोजिशन. एंड बाकी जो पार्टियां बच गई, जिनके पास वोट कम रह गए थे, यानी कि जिनके पास हाफ कंस्टिट्यूशंसीज नहीं आ पाई, तो वो क्या बन जाते हैं, ओपोजिशन, यानी कि विपक्ष. जैसा कि अभी हमने कल स्टोरी में डिस्कस ही किया था कि जब एमएलए के घर को घेरा गया था, तो ये कौन थे जो घर के सामने घेरा डलवाए हुए थे. ये देखिए, ये गर्ल्स बात कर रही थी कि जरूर ही ओपोजिशन के मेंबर होंगे, यानी कि विपक्ष के, जो थोड़े बहुत वोटों से पीछे रह गए हैं और इसी की भड़ास निकाल रहे हैं ये यहाँ पर. तो बेटा अभी जितना पढ़ा है आप सभी को समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो आपको पता लगे मेजोरिटी के लिए टोटल कितने वोट होने चाहिए हमारे पास? Yes, ma'am. यस गौरव, कितने वोट होने चाहिए बेटा? Ma'am, more than half of the MLAs. मोर देन हाफ कंस्टिट्यूशंसीज, यानी कि टोटल जो सेंटर है उनसे हाफ से ज्यादा होना चाहिए. चलिए अब आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में और क्या दिया है. ये देखिए, यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ था एमएलए का, उसका रिजल्ट तो ये आया था, 2017 का है ये. पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ पर ये, और यहाँ पर है नंबर ऑफ एमएलए, यानी कि हर पार्टी से कितने लोग सेलेक्ट हुए. तो सबसे पहले है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, तो इसको कितने वोट मिले थे, 44. नेक्स्ट आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास कितने हुए, 21. उसके बाद आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया,
इसको मिलते हैं 1 वोट। अब नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस, जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, तो ये कितने चुने गए हैं? 2। चलिए बेटा, तो उत्कर्ष आप बताएंगे क्या यहाँ पर कांग्रेस को, बीजेपी को छोड़ करके क्या कोई और पार्टी है जो बाकी लोगों के सपोर्ट से अपनी सरकार बना सकती है? यस उत्कर्ष, अगर हम बात करें आईएनसी की यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या ये बाकी का सपोर्ट लेके अपनी सरकार, अपनी गवर्नमेंट बना सकती है? अभी इसके पास पॉसिबिलिटीज है? भाग के लिए क्या होगा? भाग के लिए कितना, कौन सा अक्षर होगा? नंबर किसके लिए है? चलिए मुस्कान आप बताएंगे बेटा, क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास पॉसिबिलिटी है अभी कि वो बाकी के सपोर्ट से अपनी गवर्नमेंट बना ले अलग से? नो मैम। नो, क्योंकि अगर ये टोटल वोट को कैलकुलेट किया भी जाता है तो 20, इसके पास टोटल कितने हो पाएंगे? अभी 24 वोट ही हो पाएंगे, जो इससे बहुत ही कम है। 24। यानी कि जो बीजेपी है वो बहुत ही ज्यादा मेजोरिटी के साथ है। चलिए, तो अब ये देखते हैं हम लोग, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो उन्होंने, बीजेपी ने अपनी तरफ से कौन से नेता को चीफ मिनिस्टर के रूप में इलेक्ट किया? कौन से मतलब कौन सा नेता चुना वहां पर चीफ मिनिस्टर के रूप में? तो कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वॉन द 2007 असेंबली इलेक्शन एंड बिकम एमएलएज। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स थे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, उन्होंने 2017 के इलेक्शन असेंबली में जीत हासिल की और एमएलए बन गए। सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 68, तो ये जो टोटल नंबर है एमएलए का वो हो जाता है 68। A political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority. तो यहाँ पर किसी भी पार्टी को अगर वो चाहती है कि वो मेजोरिटी में रहे, अपनी सरकार बनाए, तो उसके लिए उसके पास 34 एमएलए से ज्यादा होना जरूरी है। यानी कि 68 का हाफ हो जाता है 34, तो उनके पास 34 से ज्यादा एमएलए होना जरूरी है। द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विथ 44 MLAs had the majority and it become the ruling party. तो इस पूरी स्टोरी में क्या हुआ, जो बीजेपी थी इसमें टोटल 44 एमएलए चुने गए, यानी कि पूरे हिमाचल प्रदेश में टोटल 44 क्षेत्रों में केवल बीजेपी के एमएलए चुने गए। एंड इसलिए ये पार्टी मेजोरिटी में थी और ये पार्टी रूलिंग पार्टी बन गई। यानी कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जो गवर्न करने वाली पार्टी थी, सरकार चलाने वाली, वो थी बीजेपी। ऑल अदर एमएलए बिकम द ओपोजिशन। और ये जो बाकी एमएलए हैं, ये एमएलए तो बने रहे, इन्हें इनकी पोस्ट से नहीं हटा सकता कोई, लेकिन ये लोग अब क्या बन गए? ओपोजिशन। इन दिस केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द मेजर ओपोजिशन पार्टी। और यहाँ पर मेजर ऑपोजिशन पार्टी कौन बन गई? आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि ये कुछ वोटों से बीजेपी से पीछे रह गई है। यानी कि जब नेक्स्ट टाइम चुनाव होंगे तो ये ऑपोजिशन पार्टी है जो इसके खिलाफ भड़काव करेगी, प्रचार प्रसार करेगी, इस टाइप के प्रचार करेगी कि इस पार्टी को वोट ना मिले, हमारे पास आ जाए अब की बार ज्यादा वोट। तो ये कौन सी पार्टी हो जाती है? ऑपोजिशन पार्टी। Since it had the largest number of MLA after the BJP, तो ये ओपोजिशन पार्टी इसलिए है क्योंकि बीजेपी के बाद यही ऐसी पार्टी है जिसके पास ज्यादा एमएलए हैं। Among the opposition were the parties including those who have been elected as independent candidates. तो अब ये ऐसी पार्टी है जिसके पास केवल बीजेपी को छोड़ करके बाकी और पार्टियों से ज्यादा एमएलए हैं। तो बेटा अभी तक आपने जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? यस मैम। वेरी गुड। तो यानी कि अब आपको पूरी इलेक्शन प्रोसेस पता लग गई है कि चीफ मिनिस्टर को किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है। चलिए ऐसे इसको भी आपको करना है।
चलिए तो अब पहले आप सभी से क्वेश्चन पूछते हैं एंड उसके बाद आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके यस मैम। Yes, ma'am. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गौरव आपको देना है। यस मैम। यस गौरव आप बताएंगे। वो इज नोन एज ऑपोजिशन पार्टी। मैम जो लोग मैम जो रूलिंग पार्टी होती है, जो रूलिंग पार्टी नहीं बन पाते हैं एमएलएज में, उनको अपोजिशन पार्टी कहते हैं। यस अभिषेक बेटा नाउ यू टेल। Ma'am, the member of the MLAs which have less than the ruling parties, they are called oppositions. वेरी गुड। चलिए फिलहाल आप दोनों ने ठीक बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए आप लोगों ने यहाँ क्या राइट किया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर प्राची आपको बताना है बेटा। आर्यन मिश्रा यहाँ क्या राइट किया? How a chief minister elected in a state in a particular area? What is the electing process of a chief minister? जिससे पूछेंगे वही बताएगा, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। Yes प्राची। आदर प्रताप सिंह आप चुप रहिए, कोई नहीं बोलेगा। Yes मुस्कान बेटा आप बताएंगी। Ma'am, when any MLAs become in the majority, they choose their by own the chief minister of any state. वेरी गुड। तो बेटा चीफ मिनिस्टर को कैसे चुना जाता है? अभी मैंने आपको बताया ही था कि वो पार्टी हैज मेजॉरिटी ऑफ वोट एंड मेजॉरिटी ऑफ एमएलएज, दे बिकम द रूलिंग पार्टी एंड दे बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ इज अ पर्टिकुलर एरिया। जिसके भी पास मेजोरिटी में वोट आएंगे वो पार्टी उस एरिया में अपना चीफ मिनिस्टर या अपना कोई भी एक हेड मंत्री बना सकती है। चलिए तो अब आगे देखते हैं क्या दिया है हमें इस टॉपिक में। After the elections, the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister. देखिए अभी फिर वही बताया आपको सेम कि इलेक्शन के बाद क्या होता है। जब ये MLAs का इलेक्शन हो गया उसके बाद the MLAs belonging to the ruling party, जो रूलिंग पार्टी का जो एमएलए होता है, विल इलेक्ट देयर लीडर वो विल बिकम द चीफ मिनिस्टर। तो वो अपना एक नेता चुनते हैं जिसे चीफ मिनिस्टर के रूप में बना सके। तो अब बीजेपी से कौन बना था 2017 में हिमाचल प्रदेश में? इन दिस केस द बीजेपी एमएलए चूज श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर एंड ही बिकम द चीफ मिनिस्टर। तो बीजेपी के जो एमएलए थे यानी कि टोटल 44 एमएलए, उन टोटल 44 एमएलए में से एक एमएलए को यानी कि श्री जयराम ठाकुर को चीफ मिनिस्टर के रूप में चुन लिया गया। यानी कि ये भी किसी एरिया के एमएलए ही थे, लेकिन अब ये पार्टी मेजॉरिटी में थी और इसलिए इस पार्टी ने अपने एक नेता को चीफ मिनिस्टर के रूप में चुन लिया है। और ये चीफ मिनिस्टर उस नेता को चुना गया होगा जो बाकियों में सबसे बेस्ट रहा होगा। क्योंकि चीफ मिनिस्टर चुनने का मतलब ही है, चीफ मिनिस्टर चुनने का मतलब है कि वो ऐसा काम करने वाला हो कि नेक्स्ट टाइम के लिए वो अपनी छाप छोड़ जाए एक, और जो बाकी की पब्लिक है ना वो इम्प्रेस हो जाए उसके कामों से और नेक्स्ट टाइम वो अपने आप ही उस पार्टी को वोट दे। तो इसलिए बीजेपी से श्री जयराम ठाकुर को चुना गया था बाकी सभी लोगों के बीच में से, क्योंकि ये बाकियों में बेस्ट रहे होंगे। द चीफ मिनिस्टर देन इलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर, और इसके अलावा जो बाकी एमएलए बच गए वो मंत्री बन गए। अब आफ्टर द इलेक्शन इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट वो अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। अब इसके बाद क्या होता है, यानी कि इस पूरी इलेक्शन प्रोसेस के बाद जो स्टेट गवर्नर है यानी कि जो जिला अध्यक्ष है वो चीफ मिनिस्टर को उसके पोस्ट पे एंड अदर मंत्रीज को उनके पोस्ट पे रख देता है, यानी कि ये बता देता है कि आप इस पोस्ट पे रहेंगे और फिर इन्हें शपथ दिलाई जाती है। The chief minister and other ministers have the responsibility of running various government department of ministers. तो चीफ मिनिस्टर और जो बाकी ये जो एमएलए थे यानी कि जो छोटे छोटे मंत्री थे इन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को चलाने की।
दे हैव सेपरेट ऑफिसेस, और इन सभी के पास सेपरेट ऑफिस भी होते हैं. ए लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. तो बेटा आपको पता है ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर रूलिंग पार्टी के सारे एमएलए एंड ओपोजिशन पार्टी के सारे एमएलए एक साथ बैठते हैं और वहां पर डिस्कशन होता है कि कौन से एरिया में कौन सी चीजें की गई. यानी कि जब ये एमएलए चुन लिया गया तो इसने अपने चुनाव के बाद क्या क्या चीजें की, और ये सारी पार्टियां उस मीटिंग में डिस्कस करती हैं. एंड साथ ही ये जो एमएलए होते हैं वो अपने एरिया की प्रॉब्लम्स को भी रखते हैं वहां पर कि हमारे एरिया में कौन सी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और फिर वो उसके बारे में रिटर्न एप्लीकेशन देते हैं जो पार्लियामेंट हाउस में कभी कभार अप्रूव कर ली जाती है, कभी कभार अप्रूव नहीं की जाती है. तो ये तो फिलहाल इस पे डिपेंड करता है कि वो अपनी बात को किस तरीके से रख पाता है सरकार के सामने. चलिए, तो एमएलए अब क्या होता है, हैंस सम एमएलए हैव ड्यूअल रिस्पांसिबिलिटीज, वंस एज एन एमएलए एंड द अदर एज मिनिस्टर. तो अब देखिए ये जो एमएलए है ना रूलिंग पार्टी के, इनकी ड्यूअल रिस्पांसिबिलिटी है, दोहरी जिम्मेदारी हो गई अब इनकी. एक तो एमएलए के रूप में यानी कि जिस एरिया से ये चुने गए हैं, एक तो वहां से, और दूसरा ये मिनिस्टर के रूप में चुन लिए गए हैं यानी कि जो काम किसी मंत्री के होते हैं वो भी इन्हें करने हैं. तो अब आप सभी को पता तो लग गया होगा एमएलए की इलेक्शन प्रोसेस क्या होती है एंड एमएलए काम किस तरीके से करते हैं. चलिए अब हम लोग आते हैं फिर से अपनी स्टोरी पे. तो स्टोरी में जहां पर एमएलए के पूरे घर को घेरा गया था, यानी कि उसने अपनी पब्लिक से जो भी प्रॉमिस किए थे उसे कंप्लीट नहीं किया. तो अब आप बताएंगे बेटा क्या इस पूरी कंडीशन के लिए क्या एमएलए रिस्पॉन्सिबल है या उसके साथ कोई और भी है? चलिए कौन बताएगा इसका आंसर? शो मी योर हैंड. चलिए अमर बताएंगे. यस अभिषेक. MLA is responsible for this because when he put the problem, then the government will take some actions. But when they not take put problem, the government will not take it. चलिए वेरी गुड बेटा. तो यहाँ पर एमएलए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि एमएलए के पास पूरी पावर है कि वो अपने एरिया में इम्प्रूवमेंट करा सके और उसे उसके बारे में रिटर्न एप्लीकेशन गवर्नमेंट को देनी होती है. वो बता सकता है कि अभी हमारे एरिया में कौन कौन से डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, कहाँ कहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और ये सारी ही किसकी कमी रह गई थी? एमएलए की. चलिए तो बेटा अभी फिलहाल नेक्स्ट आज की क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में अब हमें पढ़ना है डिबेट के बारे में, यानी कि जब मीटिंग होती है वहां पर हर पार्टी के एमएलए एक साथ बैठते हैं, यानी कि रूलिंग पार्टी के भी और ओपोजिशन पार्टी के भी. तो जब एक साथ बैठते हैं तो किस तरीके की बातचीत होती है. तो अब ये भी पढ़ेंगे बेटा कि ये अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने एरिया की प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सरकार के सामने रखते हैं, और क्या जब ये अपनी प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के सामने रखते हैं तो क्या कोई ऐसा भी मिनिस्टर होता है जो उनके उस चीज को डिसमिस कर देता है वहीं पर, या फिर ऐसा कह देता है कि तुम्हारे एरिया में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, यानी कि तुम सरकार की तरफ से ज्यादा पैसे लूटना चाहते हो. तो ये किस टाइप की मीटिंग होती है, किस टाइप की डिबेट होती है ना, इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके ये देखिए आपको ये डिबेट दी हुई है. एमएलए 1 क्या बोलते हैं, एमएलए 2 क्या बोलते हैं, एमएलए 3 क्या बोलते हैं. तो हम इन सारे एमएलए की जो भी बातचीत है ना, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके यस मैम. चलिए तो बेटा आज का जो होमवर्क है मैं अभी आप सब लोगों को क्वेश्चन सेंड करूंगी ग्रुप में, और आपको उन क्वेश्चन के आंसर देने हैं. बेटा आज के टॉपिक को लेके किसी को कोई डाउट है? नो मैम. नो. चलिए तो आप सभी को एक तो होमवर्क करना है एंड दूसरा एक और काम है जो आपको करके आना है. आपको ये डिबेट पढ़ के आनी है कि ये सारे मंत्री जो हैं, ये सारे एमएलए क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से अपनी बातें रखते हैं मीटिंग में. ओके यस मैम. पढ़ाने के पहले आप सभी लोगों से डिस्कस किया जाएगा. ओके बेटा.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, गुड बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye. Bye.